अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माध्यम हमारा उर्दू, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, इकाई 2 और आज का जो हमारा पाठ है पाठ क्रमांक 4, साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। पाठ क्रमांक 4, साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, जिसे लिखा है कुबेर कुमावत जी ने। क्या है हमारे सबक का नाम? साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। तो इस सबक में हम डायरी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि डायरी क्या होती है, किस तरह होती है, जिसे लिखा है कुबेर कुमावत ने। और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, जिसे लिखा है कुबेर कुमावत जी ने। इनका परिचय देख लेते हैं। किसका? कुबेर कुमावत जी का। आधुनिक साहित्यकारों में कुबेर कुमावत एक जाना माना नाम है। आपके विचारात्मक एवं वर्णनात्मक निबंध बहुत प्रसिद्ध है। आपके निबंध, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशित होती रही है। हाँ, कौन है कुबेर कुमावत जी? आधुनिक साहित्यकारों में, आधुनिक यानी नए कुछ नया लिखने वाले साहित्यकारों में कुबेर कुमावत का एक जाना माना नाम है। आपके विचारात्मक एवं वर्णनात्मक निबंध बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, और आपके जो निबंध है और आपकी जो कहानियाँ हैं विविध पत्र और पत्रिकाओं में क्या है, प्रकाशित होती रही है, छाए होती रही है, छपती रही है। पेपरों में आपकी कहानियाँ और निबंध छपते रहे हैं। किसके? कुबेर कुमावत जी की। तो ये थे कुबेर कुमावत जी और उनका परिचय। चलिए बढ़ते आगे। अब देख लेते हैं हम इस सबक से हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंध में विचार या भाव की प्रधानता होती है। वैचारिक यानी अपने विचार प्रकट करना, अपने विचार व्यक्त करना। वैचारिक निबंध में विचार या भाव की प्रधानता होती है। प्रत्येक अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें विचारों की श्रृंखला बनी रहती है। प्रस्तुत पाठ में लेखन ने डायरी विधा के लेखन की प्रक्रिया, महत्व आदि को स्पष्ट किया है। अब यहाँ पर हमें विधा समझनी होगी कि विधा किसे कहते हैं। वर्णों या शब्दों को बोलने का ढंग, उसे भी कहते हैं विधा। काम आदि करने की बंधी हुई शैली। समझ में आ रहा है आपके? इसे क्या कहते हैं? विधा। विधा मतलब उसके हिस्से, पार्ट कहते हैं ना हम लोग। रीति, ढंग, प्रकार, भांति वगैरह, ये सब विधा का मतलब होता है। तो डायरी विधा के लेखन की प्रक्रिया, महत्व आदि को स्पष्ट किया है इस पाठ में। कि डायरी किस तरह लिखती है, किस तरह तरतीब से उसे लिखना चाहिए वगैरह, ये हमको इस सबक में मालूम चलेगा। समझ रहे आप लोग? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम सीधा हमारे पाठ की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाठ क्रमांक 4 साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हम तफसील से मालूम करेंगे। चलिए, कुबेर कुमावत जी कहते हैं, डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी
परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है और इसके प्रमाण भी है। ये विधि नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन कर्म के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कुबेर कुमावत जी? कि डायरी जो है हिंदी साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन ब दिन नई होते चलने वाली विधा है, यानी उसका ये पाठ है, साहित्य का ये हिस्सा है डायरी, और ये सबसे पुरानी है, ऐसा वो कह रहे हैं। माना जाता है कि ये सबसे पुरानी विधा है, लेकिन दिन ब दिन नई भी होती जा रही है। मतलब नए नए, मतलब हर कोई डायरी लिख रहा है और नए नए तरीक़ों से लिख रहा है। हिंदी के आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है। यानी जो आधुनिक विधाओं में जैसे उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, आत्मकथा है, इन सब से पुरानी क्या है? डायरी है। इन सबसे पुरानी क्या है? डायरी है। इसे सबसे अधिक पुरानी माना जा सकता है। किसे माना जा सकता है सबसे पुरानी? डायरी को। ये विधा नई इस अर्थ में है कि इसके संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन कर्म के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, यानी रोज़ बरोज़। कुछ लोग नहीं इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डेली का हिसाब किताब रखना, डेली डायरी बनाना वगैरह, इसलिए इसे नहीं कहा जाता है, लेकिन ये है सबसे पुरानी। समझ में आ रहा है ना आपके? जैसे उपन्यास लिखा जाता था, कहानियाँ लिखी जाती है, निबंध लिख के जाते हैं, नाटक लिख के जाते हैं, आत्मकथा यानी खुद की कथा लिख की जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि इन सब से पुरानी डायरी लेखन है, यानी डायरी लिखना इन सब से भी पुराना है। उन सबसे पहले डायरी आई, उसके बाद उपन्यास, कहानी, निबंध, घटक, आत्मकथा वगैरह आई है। समझ रहे आप लोग? ओके। डायरी जो है हिंदी गद्य साहित्य की सबसे आधुनिक और पुरानी और नई नई होते जा रही ये विधा है, जैसे कि हम लोगों ने देख लिए है, और ये सबसे पुरानी भी है और इसे सबसे पुरानी कहा जाता है क्योंकि सब बाद में पहले डायरी लेखन हुआ, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कुबेर कुमावत जी। बढ़ते आगे। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिन, दैनिक अथवा रोज़निशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर विवश है। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यूरो आदि दर्ज किए जाते हैं। डायरी का ये अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है। आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसे अपनी भाषा में हम दैनिक या दैनंदिन अथवा रोज़निशा पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, डेली डायरी या दैनंदिन डायरी कहते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक के आम जनता को यानी आम लोगों को डायरी के बारे में दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। डायरी का सिर्फ ये मतलब नहीं है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यूरो वगैरह हो, ये डायरी नहीं है। ये उसका एक साधारण सा, एकदम छोटा सा, एकदम साधारण सा उसका परिचय है, उसके बारे में ये बताती है। ये एकदम साधारण तौर पर है कि इसमें डेली का हिसाब किताब हो, लेन देन हो, किसको दिए किसको नहीं दिए, किसको कितना दिए तो किस पर कितना बाकी है, ये जो है उसका एकदम साधारण सा परिचय है।
इसका मतलब ये है कि आम लोगों को, आम जनता को डायरी के बारे में दूर दूर तक उसकी जानकारी नहीं है कि डायरी असल में होती क्या है। और आज हम वो देखने वाले हैं कि डायरी होती क्या है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डायरी का जो परिचय है, हिसाब किताब रखना, लेन देन रखना, ब्यूरो रखना, ये उसका एक साधारण सा परिचय है। ये डायरी नहीं है, बल्कि आम जनता को डायरी के बारे में दूर दूर तक कुछ भी जानकारी नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कृष्ट में दैनंदिन का योगदान अतुल्य है। ये विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अधर्त साहित्यिक विधा मानता है। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक? हिंदी गद्य साहित्य की विकास, उन्नति एवं उत्कृष्ट में दैनंदिन का योगदान अतुल्य है। ऐसा कहा जाता है कि दैनंदिन का बहुत ज़्यादा अतुल्य, बहुत ज़्यादा महत्व है। ये विडंबना ही है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आई है। ये बड़े आश्चर्य और बड़े हंसी मजाक की बात है कि अब तक हिंदी में उसकी उपेक्षा ही होती आई है। कोई इसे पिछड़ी विधा तो कोई इसे अधर साहित्य की विधा मानता है, यानी पिछड़ी हुई विधा ही ऐसा मानते हैं। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है, यानी अच्छी नस्ल, कुलीन मतलब अच्छी नस्ल का जो होता है ना, इस तरह, तो अच्छी नस्ल की विधा नहीं है। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं है। कि ये अच्छी नस्ल का है या अच्छी नस्ल का नहीं है, ये इसमें बताना एक उचित बात नहीं है। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि हिंदी जो है, हिंदी साहित्य में डायरी का बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन उसे उस तरह का मुकाम हासिल नहीं हुआ है जिस तरह का उसे मुकाम मिलना चाहिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये अच्छी नस्ल की विधा नहीं है, यानी अच्छी नस्ल की विधा किस लिए नहीं है, क्योंकि डायरी को उतना इम्पोर्टेंट नहीं मिला है। तो लेखक यहाँ पर वही कह रहे हैं कि कुलीन अकुलीन का भेद इसमें करना सही बात नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों के? चलिए बढ़ते आगे। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक परिमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। समझ में आ रहा है आपके? सभी विधाएं, देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य की विधाएं दी हुई है। क्या क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है, निबंध है, स्मरण है, रेखा चित्र है। देखिए यहाँ पर आपको सभी दिखाई दे रही है। आत्मकथा, जीवन, डायरी, यात्रा, कविता, लघु कथा वगैरह वगैरह, विज्ञान कथा, व्यंग, ये सब क्या है? हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। उसके अलग अलग हिस्से हैं, उसके अलग अलग पार्ट हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक परिमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह है, और यदि इस जीवन का अंकन मनुष्य जस का तस किताब रूप में करता है जाए तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं वो क्या करती है? मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत, अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है। वो
मनुष्य के बारे में, मनुष्य के भाव किस तरह करता है, मनुष्य भाव किस तरह प्रकट करता है, ये विधा से हमें समझ में आता है। विचार किस तरह प्रकट करता है, उसके विचार क्या है, ये हमें हिंदी साहित्य की विधाओं से समझ में आता है। अनुभूति जगत यानी वो किस तरह का अनुभव करता है और अनुभव को किस तरह लिखता है, यह हमें विधाओं से मालूम पड़ता है। लेकिन मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब है। लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन जो सुबह से लेकर शाम तक पूरी ज़िंदगी वो एक किताब की तरह ही है। यदि इस जीवन का अंकन मनुष्य जिसका तस किताब रूप में करता है तो क्या दिक्कत है। यही कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, उसकी ज़िंदगी ही एक बेहतरीन किताब है और वो जिसका तस यानी जैसे कि वैसे ही वो उसे किताब में लिखता है, डायरी में लिखता है। तो इसे किसी भी रूप में तोलना नहीं चाहिए। ये यहाँ पर कह रहे हैं लेखक के। उसको हम ये नहीं कह सकते कि अनुकूल है, कुलीन है, ये अच्छी नस्ल का है, ये अच्छी नस्ल का नहीं है, इस तरह हम उसे नहीं कह सकते। किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है, यानी उसे उतना महत्व मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर समझ में आ गए। तो यहाँ पर हमने देखे कि मनुष्य जो है, मनुष्य की प्रतिनिधित्व करने वाली विधाएं, हिंदी साहित्य की विधाएं भी यहाँ पर हमने देखे कि किस तरह वो रहती है, क्या कौन कौन सी विधाएं हैं वो यहाँ पर हमने देखी है। हाँ, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। हिंदी साहित्य क्या है, विधा है, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना वगैरह, ये सब क्या है, हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, बराबर ना। इसे आप कॉपी में लिख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते आगे। डायरी में मनुष्य अपने अंतर जीवन एवं बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थितियों को यथास्थिति अंकित करता है। जीवन के अंतर्वंद वर्जनाओं, पीड़ाओं, यातनाओं, दीर्घ आशावाद के क्षणों एवं अनेक विरोधाभासों के बीच संघर्ष में अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन योजना का भाग नहीं होती और ना ही लेखीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंसान जो है जब डायरी लिखता है तो सारी ही चीज़ें लिखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये डायरी में जो लिख रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। जो भी उसके ज़िंदगी में, जो भी उसके दिन में दुख, दर्द, जो भी चीज़ें आई है वो सब क्या करता है, वो लिखता है। और जब ये लिखता है तो वो क्या करता है, अपने आप को स्वस्थ, मुक्त एवं प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। क्या करता है वो डायरी लिखने वाला, क्या होता है, अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और मुक्त यानी आज़ाद रखने की प्रक्रिया है डायरी। अपने आप को खुले में रखने की, अपने आप को जो भी हमने किए वो हमने एक कॉपी में, एक डायरी में लिख लिए, हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर लेखक के, अपने आप को प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारी डायरी है ये कहीं पर प्रकाशित होने वाली नहीं, प्रकाशन इसका होने वाली नहीं है। और जब हम उसे लिखते हैं और ना ही लेखिए महत्वाकांक्षाओं का रूप होती है डायरी, यानी बहुत इम्पोर्टेंट आप लिख रहे हैं, इस तरह समझकर हम लोग डायरी नहीं लिखते हैं। तो इसलिए वो आज़ाद होती है, फ्री होती है, और उससे जब हम लिखते हैं तो प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है डायरी। समझ में आ गया आपको यहाँ पर, वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन और तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। जो दूसरी
विधाएं है, साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे क्या होता है? प्रकाशन, यानी उसको प्रकाशित करना होती है। तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है, यानी हमें कामयाब होने की क्या होती है? मंशा होती है। कि दूसरी जो भी विधाएं, जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पर विधाएं देखी है, कहानी लेखन वगैरह, है ना, उसके पीछे क्या होता है? प्रतिष्ठा प्राप्त करने की, यानी अपने आप को कामयाब करने की मंशा होती है। लेकिन डायरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरी हम खुद के लिए लिखते हैं, वह कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है और सावधानी पूर्वक लिखी जाती है। जो दूसरी विधाएं हैं, जैसे हमने अभी देखी विधाएं, नाटक, एकांकी, लघु कथाएं, कहानियाँ, डायरी वगैरह, ये भी हमने देखी डायरी को छोड़कर। तो वो क्या है? कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है और सावधानी पूर्वक लिखी जाती है, यानी उनको पता होता है कि हम जो लिख रहे हैं ये क्या होने वाले है? प्रकाशित होने वाली है, इसको लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए उसे एकदम तरतीब से लिखते हैं और सावधानी पूर्वक वो लिखी जाती है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं के सार्वजनिक क्रम के पीछे उसे प्रकाशित करने का उद्देश्य मूल होता है। जितनी भी विधाएं हैं, साहित्य की लगभग सभी विधाएं, जैसे हमने पहले देखे कि विधाएं कौन कौन सी है? नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, यात्रावृत्त, लघु कथा, ये सब क्या है? जब ये लिखी जाती है तो उसके पीछे प्रकाशित करने का उद्देश्य मूल होता है, उसका ख़ास मकसद होता है कि इसे हमें क्या करना है? प्रकाशित करना है। प्रकाशित होंगे, ये लोगों के पास जाएंगे, लोग उसको पढ़ेंगे, ये उसके पीछे मेन कारण होता है, मेन रीज़न होता है। क्यों? इसलिए उसे तरतीब से और बाकायदगी से लिखा जाता है। डायरी में ये बात नहीं है, डायरी में ये सब बातें नहीं होती। हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरियाँ प्रकाशित है और इनमें से अधिकांश डायरियों के देहांत के पश्चात प्रकाश में आए हैं। कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम के 100 वर्ष बाद प्रकाशित हुई है। वही यहाँ पर कह रहे हैं लेखक के डायरी जो है ये प्रकाशित हो, इसके पीछे ये महत्व नहीं होता है, ये उद्देश्य नहीं होता है कि डायरी का हमें क्या करना है? प्रकाशित करना है, इसे छापना है और लोगों के सामने लाना है, ये उसके पीछे मूल उद्देश्य नहीं होता है। हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरियाँ प्रकाशित हुई है। कितनी? 150, सिर्फ 150, है ना, इतनी ही प्रकाशित हुई है। कितनी प्रकाशित हुई है? 150 डायरियाँ सिर्फ। और आप किताबें देखेंगे तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों किताबें आज तक छपी है, कहानियाँ, निबंध, बराबर ना, सभी विधाएं छपती है, लेकिन डायरियाँ बहुत कम छपती है। वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि और डायरिया उस वक्त छपती है जब उसका देहांत हो जाता है, यानी वो मर जाता है, उसके बाद वो प्रकाशित होती है, उसके बाद उसको छापा जाता है और उसके बाद उसको लोगों के सामने लाया जाता है। किसे? डायरियों को। कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम के 100 वर्ष बाद प्रकाशित हुई है और कुछ तो डायरियाँ ऐसी है कि जब वो लिखी गई थी उसके 100 सालों के बाद वो प्रकाशित हुई, 100 सालों के बाद वो सामने आई। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं लेखक के डायरी लेखन जो है वो हमारे लिए क्या है? आज़ाद है, फ्री है और अपने आप को प्रसन्न रखने का एक तरीका है। उसके पीछे उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम उसे छापे और क्या की करे, उससे पैसा कमाए, उससे प्रतिष्ठा प्राप्त करे, ये सब उसके पीछे नहीं होता है। ये तो बस अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपना मन खुश रहे, अपना मन फ्री रहे, और किसी किसी का शौक़ होता है डायरी लिखना, तो आज़ाद होती है, फ्री होती है, उसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है कि इसको सावधानीपूर्वक लिखना है, तरतीब से लिखना है, कोई से पढ़ेगा तो कोई गलती निकाल लेगा, ऐसा सब डायरी के अंदर नहीं होता है। जैसा कि हमने देखे यहाँ पर कि आज तक सिर्फ 150 डायरियाँ ही प्रकाशित हुई है, और डायरी प्रकाशित कब हुई है? जिसने वो डायरी लिखा उसके मर जाने के बाद, या तो फिर
जब वो लिखी है उसके 100 सालों के बाद ये डायरिया प्रकाशित हुई है। समझ में आ गया आपके? चलिए बढ़ते हैं आगे। डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य के अनुभूति एवं अनुभव जगत से संबंधित छोटी से छोटी एवं तुच्छ बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं। और ये डायरी में तभी आ सकता है जब डायरीकार का अपना जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तटस्थ हो तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलाग, निष्कपट एवं सच्ची हो। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक के? डायरी के लिए कोई भी चीज़ बंधन कारक नहीं होती है। मनुष्य अपने जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें उसमें लिखता है, चाहे छोटी हो चाहे किसी भी तरह की हो। कोई प्रसंग हो, कहीं पर वो घूमने के लिए गए हो, कोई विचार हो, कोई दृश्य हो, सब डायरी के अंदर लिख सकते हैं। ये सब बातें उसके अंदर आती है। लेकिन कब आती है? जब डायरीकार क्या हो, डायरीकार उस चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं, उस सीन को बता सकते हैं। जो दृश्य उसने देखा है उसको वो बोल सके। उसके अंदर ये चीज़ होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, उसकी सोच होना चाहिए कि वो किस तरह उस चीज़ को वो पेश करता है हमारे सामने, व्यक्त किस तरह करता है, क्या प्रभाव डालता है। लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए? सच्चाई होनी चाहिए उसके अंदर, निष्कपट होना चाहिए, उसके अंदर किसी चीज़ का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए और सच्ची होना चाहिए। उसकी सोच क्या होना चाहिए? सच्ची होना चाहिए। गए थे जापान और डायरी में लिख रहे चीन, उसका कोई महत्व नहीं है। समझ में आया बच्चों आपके? तो बच्चों आज हमारे पास वक्त कम है, इसके लिए हम डायरी का आधा सबक ही यहीं तक कंप्लीट कर पाए हैं। और इसका अगला भाग आपको बहुत जल्द मिलेगा। बहुत जल्द हम इसका भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो बच्चों कैसे लगे आपको साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, ये सबक आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। और इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। चलिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।